आज के इस एपिसोड में हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इस विशाल ब्रह्मांड की रचना हुई, तारों का जन्म कैसे हुआ, कैसे विशाल नेबुला से लेकर एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हुआ, आखिर कैसे ये पृथ्वी अस्तित्व में आई, कैसे हम इंसानों की उत्पत्ति हुई और इसके साथ ही हम यात्रा करेंगे हमारे आने वाले भविष्य की। इस ब्रह्मांड में हो रहे विस्तार को समझने के लिए हमें करीब 13.8 अरब साल पीछे जाना होगा। यह यात्रा एक छोटे से डॉट से शुरू होती है, एक ऐसा डॉट जिसमें अत्यधिक ऊर्जा का समावेश था, जिसमें सब कुछ समाहित था। तारे, ग्रह, एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सियां, नेबुला, डार्क मैटर, प्रकाश और यहाँ तक कि समय, सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। कौन ही सोच सकता है कि यही छोटा सा डॉट एक दिन विशाल और अनंत ब्रह्मांड का रूप ले लेगा। ये ब्रह्मांड की वह अवस्था थी जहाँ पर भौतिकी के कोई भी नियम लागू नहीं होते थे। इस स्थिति में गति और समय जैसी कोई चीज का अस्तित्व नहीं था। फिर एक दिन किसी अननोन रीजन की वजह से इस डॉट में एक जबरदस्त विस्फोट होता है और इसी के साथ जन्म होता है हमारे विशाल ब्रह्मांड का। इस छोटे से बिंदु में महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड से भी कम समय में इसकी पूरी ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। इस धमाके को नाम दिया गया द बिग बैंग। बिग बैंग एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे ब्रह्मांड के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। इस महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड से भी कम समय को प्लैंक टाइम कहा जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड प्लाज्मा स्टेट में था। इस भयंकर महाविस्फोट के 10 से 30 माइक्रोसेकंड्स के बाद अत्यधिक ऊर्जा का अस्तित्व प्रकट हुआ और इसी समय क्वार्क्स, लेप्टन्स और फोटॉन्स जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। इस विस्फोट के लगभग 10 मिलीसेकंड के बाद ये क्वार्क्स आपस में कंबाइन होने लगे, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण शुरू हुआ। अब विस्फोट के लगभग 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ सबएटॉमिक कण भी बनने लगे। यह एटॉमिक कण आगे चलकर मैटर और एंटी मैटर को बनाते हैं। मैटर और एंटी मैटर दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। लेकिन चूंकि ब्रह्मांड में एंटी मैटर से ज्यादा मैटर की मात्रा थी, इसलिए मैटर पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। इस बचे हुए पदार्थ में एक और बड़ा विस्फोट होता है और इसके साथ ही अस्तित्व में आता है ब्रह्मांड का पहला अणु, हाइड्रोजन। हमारे ब्रह्मांड के विकास में हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे चलकर सब कुछ इस हाइड्रोजन से ही बनने वाला था। हाइड्रोजन के साथ ही ग्रेविटी का जन्म होता है। इसी ग्रेविटी की वजह से ये हाइड्रोजन के एटम्स पास पास आने लगते हैं और फिर आपस में कंबाइन होने लगते, जिससे निर्माण होता है हीलियम का। बिग बैंग विस्फोट के लगभग 3 मिनट बाद ब्रह्मांड का तापमान घटकर लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण होता है, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इसके बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलने लगता है। ग्रेविटी के प्रभाव से हाइड्रोजन और हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे जन्म होता है ब्रह्मांड के पहले तारे का। बिग बैंग से लेकर इस तारे के जन्म के समय तक ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था, जो लगभग 3,80,000 वर्षों तक जारी रहती है, जिसे डार्क टाइम कहा जाता है। इसे डार्क टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय काल में ब्रह्मांड में रोशनी नहीं थी। शायद आपको लगे कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ और फिर भी रोशनी नहीं थी, लेकिन ये सत्य है। उस समय ब्रह्मांड में कोई भी तारा या ग्रह नहीं था जो प्रकाश उत्पन्न कर सके। पर जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण पहला तारा जन्म लेता है, वैसे ही ब्रह्मांड का डार्क टाइम भी समाप्त होने लगता है और प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार होने लगता है। बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर और अणुओं से उपग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में संरचनाओं का गठन होना शुरू हुआ और विभिन्न खगोलीय पिंड अपनी जगह लेने लगे। इसके बाद ग्रेविटी अपना काम करती है और इन सभी खगोलीय पिंडों को एक समूह में जोड़ देती है। इसी ग्रेविटी की वजह से बाद में गैलेक्सियों का भी निर्माण होता है। इसके बाद लगभग 8 अरब सालों तक ब्रह्मांड में लगातार प्रलय और निर्माण का सिलसिला चलता रहता है। महाविस्फोट के लगभग 9 अरब साल बाद एक नेबुला में जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे हमारा सौरमंडल जन्म लेता है और सबसे पहले निर्माण होता है हमारे सूर्य का। सूर्य के बनने के बाद अब बारी थी अन्य ग्रहों और हमारी सुंदर पृथ्वी की। लेकिन जब यह धरती अस्तित्व में आई तो क्या यह आज की तरह खूबसूरत और व्यवस्थित थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब पृथ्वी ने जन्म लिया तो यह नर्क से भी बदतर स्थिति में थी। यह एक ज्वालामुखी और गर्म लावा से धधकता हुआ गोला मात्र थी। उस समय पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही थी और उस समय पृथ्वी का एक दिन केवल 6 घंटे का होता था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब पृथ्वी जीवन के लायक ही नहीं थी तो फिर आज आखिर क्यों पृथ्वी पर
विभिन्न तरह के जीव फल फूल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज पृथ्वी किसी स्वर्ग से कम नहीं है, पर उस समय ये वैसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। लेकिन उस समय पृथ्वी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे पृथ्वी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और जीवन के पनपने के लायक बन गई। आइए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से आज इस पृथ्वी पर हमारा राज्य है। जैसा कि हमने अभी तक जाना कि एक नेबुला में हुए विस्फोट से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ और हमारे सौर मंडल का पहला ऑब्जेक्ट यानी सूर्य अस्तित्व में आया। यहाँ भी हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण किसी वरदान से कम नहीं था और इसने वही भूमिका निभाई जो बिग बैंग महाविस्फोट के बाद पूरे ब्रह्मांड में की थी। इस नेबुला में हुए विस्फोट के दौरान अंतरिक्षीय गैस और धूल के बादलों को गुरुत्वाकर्षण ने एकत्रित किया। इसका अधिकांश भाग बीच में एकत्र हुआ और हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज ने 90% से अधिक गैस और धूल को अपने अंदर समाहित कर लिया और शेष धूल और गैस ने एक छल्ले का रूप ले लिया, जिससे हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। इन्हीं ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी थी, जहां एक अनोखी घटना घटी जो केवल हमारे ग्रह पर ही हुई। वह घटना यह थी कि पृथ्वी का जन्म जिस एरिया में हुआ वह एक यूनिक एरिया था जिसे कहते हैं हैबिटेबल जोन, जहां पानी तरल रूप में बना रह सकता था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी ही है, जिससे आज पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी इस हैबिटेबल जोन के 1/3 हिस्से में स्थित है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड ने पृथ्वी का निर्माण विशेष रूप से हमारे लिए ही किया है। फिर भी पृथ्वी के प्रारंभिक हालात जीवन के पनपने के लिए उपयुक्त नहीं थे। जीवन का पनपना तो दूर, वहाँ पर जीवन की संभावना रखना भी असंभव था। लगभग 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला थी, तब लगभग मंगल ग्रह के आकार का एक खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराया। इस आकाशीय पिंड के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। इस गुरुत्वाकर्षण ने एक बार फिर हमारे लिए वरदान का काम किया। कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण यह परिक्रमा करने वाला पदार्थ आपस में जुड़कर एक ठोस पिंड में बदल गया और इस तरह से जन्म हुआ हमारे उपग्रह चंद्रमा का। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी ज्यादा थी और इसी ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री के झुकाव पर स्थापित कर दिया। यह घटना भी हमारे लिए वरदान साबित हुई। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात का निर्धारण चंद्रमा की उपस्थिति के कारण ही होता है। दिन और रात ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन भी चंद्रमा के कारण ही होते हैं। इसलिए चंद्रमा का पृथ्वी पर बहुत गहरा प्रभाव है और उसका जन्म होना पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रमा के जन्म के बाद पृथ्वी पर एक दिन 22 घंटों का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा के जन्म के बाद पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल हो गई होगी। जी नहीं, अभी पृथ्वी पर जीवन तो छोड़ो, जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। चंद्रमा का जन्म तो हो चुका था, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं थीं जैसी आज हैं। पृथ्वी पूरी तरह बेजान और निर्जीव थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, पृथ्वी ठंडी होती गई और इसकी सतह ठोस बन गई। हालांकि अभी भी जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व, विशेषकर पानी, मौजूद नहीं था। समय बीतता गया और पृथ्वी लगातार परिवर्तित होती रही। फिर एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर एक महाप्रलय की शुरुआत हुई। यह महाप्रलय न तो एक दिन चला, न ही 2 साल, बल्कि यह कई वर्षों तक जारी रहा। इस दौरान पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स की बारिश होती रही। हालांकि यह महाप्रलय विनाशकारी नहीं था, बल्कि इसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन के नए रास्ते खुले। इसलिए यह महाप्रलय भी हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई महाप्रलय कैसे वरदान हो सकता है। दोस्तों, जैसे ब्रह्मांड का यह महाविस्फोट एक महाप्रलय था, जिसके बाद नए ब्रह्मांड का जन्म हुआ और हम उसी में निवास करते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर होने वाली यह महाप्रलय भी हमारे जीवन के लिए लाभदायक थी। आइए जानते हैं कैसे। जो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स धरती पर गिर रहे थे, वो अपने साथ एक बहुमूल्य पदार्थ को अपने साथ धरती पर ला रहे थे, पानी। इसकी वजह से धरती पर बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया। कई वर्षों तक कॉमेट्स के लगातार टकराने के कारण पृथ्वी पर समुद्र और नदियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार जीवन के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी पृथ्वी पर पहुंचा। अब हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि यह महाप्रलय पृथ्वी और भविष्य के जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हुआ।
इस घटना को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जाना जाता है। अब पानी पृथ्वी पर आ चुका था और इस महाप्रलय के कारण पृथ्वी के वातावरण में भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण भी मौजूद था। हालांकि पृथ्वी का वातावरण अभी भी बेहद जहरीला था। आप उस समय के पृथ्वी के वातावरण की स्थिति की तुलना आज के शुक्र ग्रह के वातावरण से कर सकते हैं, जहां जीवन की उपस्थिति की कल्पना भी असंभव लगती है। पृथ्वी पर उस समय भी ऐसी ही विपरीत परिस्थितियां थीं। लेकिन अब जब पानी और अन्य मूलभूत तत्व पृथ्वी पर आ चुके थे, तो अब धरती पर जीवन की कल्पना करना संभव हो गया था। कॉमेट्स की महाप्रलय के बाद भी पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी लगातार आतंक मचा रहे थे। लेकिन ये दौर था पृथ्वी पर पहले जीवन की उपस्थिति होने का। आज से लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहला जीव जन्मा। उस समय पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता था। ऐसा माना जाता है कि जीवन का पहला बीज गर्म ज्वालामुखी के पास मौजूद पानी में पनपा था। पृथ्वी पर पहले जीव का जन्म पानी में हुआ था और संभवतः वह जीव गर्मी को बहुत पसंद करता था और शायद तब उस जीव के लिए वही परिस्थितियां उसके अनुकूल रही होंगी। पहला जीव एक एकल कोशिकीय यानी सिंगल सेल था, जो अत्यंत सूक्ष्म था। इसके बाद जीवों के विकास के क्रम में बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। इन बैक्टीरिया ने एक विशेष क्षमता के साथ जन्म लिया। ये सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने में सक्षम थे। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। आप सभी ने अपनी छोटी क्लासेस में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस प्रोसेस में एक को प्रोडक्ट रिलीज होता है, ऑक्सीजन, जो हम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इन बैक्टीरिया के जन्म के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ये पृथ्वी के लिए एक परिवर्तन का समय था, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा और घटते तापमान के कारण यहाँ जीवन सूक्ष्म रूप से पनपने लगा। हालांकि अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन और अन्य मूलभूत तत्व मौजूद थे, लेकिन फिर भी अभी तक जीवन केवल पानी के अंदर ही फल फूल रहा था। पृथ्वी की सतह पर जीवन नहीं था, क्योंकि इस समय सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती थी। सूर्य की किरणों का रेडिएशन इन सूक्ष्म जीवों के लिए घातक था और उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था। समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आया और पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। यह ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाव करती है और आज भी हमारे जीवन की रक्षा कर रही है। पृथ्वी पर जीवन ने एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया और तभी एक्टिव होता है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, अंतरिक्ष में हर समय सौर तूफान चलते रहते हैं, जिससे चार्ज पार्टिकल्स की पृथ्वी पर बौछार होती रहती है। इन पार्टिकल्स का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें इनसे बचाता है। अब पृथ्वी जीवों के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो चुकी थी और यह वह समय था जब जीवन पानी के बाहर भी पनपने लगा। आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले धरती पर जंगलों का निर्माण हुआ और इन जंगलों के निर्माण के साथ ही पृथ्वी हरी भरी और जीवन के लिए सक्षम बन गई। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले ऐसे जीव अस्तित्व में आए जो पानी और जमीन दोनों में रहने में सक्षम थे और अब पृथ्वी पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी थी। इन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई वो हमने विस्तार से इस वाले वीडियो में बताया है। आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रजाति डायनासोर का जन्म हुआ। ये डायनासोर पृथ्वी पर पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने करीब 16 करोड़ सालों तक इस ग्रह पर राज किया। इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय पृथ्वी विनाशकारी घटनाओं से मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि इन घटनाओं के होते हुए किसी भी प्रजाति का इतने लंबे समय तक टिके रहना असंभव होता। लेकिन लगभग 3 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर की संपूर्ण प्रजाति का अंत हो गया और इसके बाद करीब 1.5 करोड़ सालों तक पृथ्वी वीरान पड़ी रही। एस्ट्रॉयड के टकराने से पूरी पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं फिर से सक्रिय हो गईं। हालांकि पृथ्वी से डायनासोर का राज तो खत्म हो चुका था और इसके बाद छोटे छोटे मैमल्स जीवित बचे रहे। ये मैमल्स ही हमारे पूर्वज थे। लगभग 5 करोड़ साल पहले इन्हीं मैमल्स ने एक नए भविष्य की नींव रखी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। मैमल्स का आकार आज के छछूंदर से भी छोटा था। डायनासोर के अंत के बाद इन छोटे जीवों का उत्पन्न होना इस बात का संकेत देता है कि पृथ्वी पर विनाश और नई शुरुआत की घटनाएं लगातार होती रही हैं। इसके बाद पृथ्वी के विकास का क्रम शुरू हो गया और आज से लगभग 25 लाख साल पहले पहली इंसानी प्रजाति होमो हैबिलिस अस्तित्व में आई। इनके अस्तित्व में आने के बाद पृथ्वी का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। होमो हैबिलिस वह प्रजाति थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक समूहों में यात्रा करती थी
और इवोल्यूशन के चलते हम होमो हैबिलिस से होमो सेपियंस बन गए। इसका मतलब है कि पृथ्वी के परिवर्तन के साथ साथ हम इंसानों का भी विकास हुआ है। होमो सेपियंस यानी पृथ्वी की एक बुद्धिमान सभ्यता। हालांकि इस समय हमने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही की थी। आप सोच रहे होंगे कि जब होमो हैबिलिस अस्तित्व में आए तो वे आज की तरह रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। होमो हैबिलिस एक आदि मानव की तरह से थे जो जंगल में भटकते थे और जिनके पास खाने पीने, रहन सहन, खेती बाड़ी या वस्त्र आभूषण का कोई ज्ञान नहीं था। होमो हैबिलिस किसी एक कबीले के रूप में ही भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। उनका कोई स्थायी घर नहीं होता था। उन्हें न तो मौसम के बारे में जानकारी थी और न ही फसलों के बारे में। धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते सबसे पहले आदि मानव ने आग का आविष्कार किया, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीखा, जिससे शिकार करने में मदद मिलती थी। जब होमो सेपियंस अस्तित्व में आए तो और भी आविष्कार होने लगे। आज से लगभग 11,000 साल पहले इंसानों ने पहली बार फसलें उगाना शुरू किया और भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने लगे। इसके बाद लगभग 4,000 साल पहले हमने तकनीकी क्षेत्र में प्रगति करना शुरू कर दिया, जैसे पिरामिड जैसी जटिल संरचनाओं का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम वही उन्नत सभ्यता हैं जिन्होंने पिरामिड जैसी चीजों का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर है नहीं। हम उन प्राचीन उन्नत सभ्यताओं में से नहीं हैं। वास्तव में होमो सेपियंस के अस्तित्व में आने के बाद से कई सभ्यताओं का विकास हुआ और उनका अंत भी हुआ। इसका मतलब है कि होमो सेपियंस के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कई उन्नत सभ्यताओं का जन्म और अंत हो चुका है। आज से लगभग 2,500 साल पहले हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक हमने लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ी हैं। 2,500 ईसा पूर्व से लेकर आज 21वीं सदी तक हमने न सिर्फ छोटे स्तर पर बल्कि बड़े स्तर पर भी कई सफलताएं हासिल की हैं। हमने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया और अब हम पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। हालांकि हमने 2,500 ईसा पूर्व से अब तक कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन 20वीं और 21वीं सदी हमारे विकास की सबसे महत्वपूर्ण सदियां रही हैं। इन सदियों में हमने मानव जीवन के महत्व को समझा और इस पृथ्वी से बाहर जाकर ब्रह्मांड को जानने की कोशिश की। इस विकास यात्रा में हम अंतरिक्ष में पहुंचे और चंद्रमा पर भी अपने पहले कदम को रखा। अब हम मंगल की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अब तक की हमारी चर्चा ब्रह्मांड के सफर से शुरू होकर वर्तमान तक आई है, लेकिन यहाँ सफर खत्म नहीं होता। वास्तव में अब हमारा एक नया सफर शुरू होता है, हमारे भविष्य का सफर। यह सफर उन सपनों का है जिन्हें हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं। दोस्तों, आज हम एक उन्नत सभ्यता के रूप में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हमारा विकास यही नहीं रुकता। नई पीढ़ी ने भविष्य के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अधिक उन्नति के अवसर प्रदान करेंगी। शायद हम इस ब्रह्मांड की सबसे उन्नत सभ्यता बन जाएं। हम अब पृथ्वी से परे सोच रहे हैं। मंगल, चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन बसाने की योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य का जन्म और मृत्यु निश्चित है, वैसे ही हमारे ग्रह पर भी यह नियम लागू होता है। जिस तरह पृथ्वी का जन्म और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसी तरह उसका अंत भी निश्चित है। इसीलिए इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशनी होगी। भविष्य के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई नई योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी के विकास पर केंद्रित हैं, जबकि कुछ अन्य ग्रहों के विकास और वहां जीवन की संभावना पर आधारित हैं। हमें अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं पर काम करना होगा, ताकि हमारी सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती रहे। पृथ्वी पर इंसानों के विकास के क्रम में हमने अब तक पृथ्वी को बहुत जाना है, लेकिन जितना भी जाना है वह शायद कम ही है। हम आज भी पृथ्वी को और अधिक विकसित करने के उपाय खोज रहे हैं। हमने हवाई जहाज और ट्रेन बनाए ताकि मानव जीवन अधिक सुगम हो सके। पृथ्वी की सुगमता के अलावा हमने रॉकेट बनाए जिनसे पृथ्वी के बाहर की दुनिया तक पहुंचना संभव हो सके। हमने स्पेस स्टेशन बनाए हैं जहां हमारे वैज्ञानिक दिन रात काम करते हैं, और इस काम में हमें काफी सफलताएं भी मिली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। भविष्य में हम समय यात्रा जैसी अद्भुत तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम एलियन जैसी उन्नत सभ्यताओं से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास कहां तक सफल होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अभी तक हम इंसान इस पृथ्वी की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक हैं। हमारे ब्रह्मांड को बने 13.8 अरब साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, और आज भी
यह ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड में और क्या क्या छुपा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। इन गैलेक्सीज में तारों और पृथ्वी जैसे ग्रहों की संख्या का अनुमान तो असंभव सा है। आज हमारे वैज्ञानिक पूरे विश्वास से कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन है। संभवतः अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जिसका हमें अभी तक पता नहीं है और यह हमारे भविष्य की एक महत्वपूर्ण खोज का विषय है। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस दुनिया में क्यों हैं? क्या हम पृथ्वी पर सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए आए हैं या फिर हमारे जीवन का ब्रह्मांड के संदर्भ में कोई और उद्देश्य भी है? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमने इस वीडियो में बात की सिंगल सेल से होमो सेपियंस बनने की। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर आप इसे विस्तार में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसे देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। आपको बता दूं कि इस वीडियो को 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, तो आप भी जरूर देखिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।